नमस्ते। अगर मैं आपको बोलूं कि धरती के नीचे एक दूसरी दुनिया भी है, एक अनदेखी दुनिया जिसका जिक्र हमारे वेदों, पुराणों, बुद्धिस्ट गाथाओं में और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया के मंदिरों में बार बार होता है, तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं? और अगर मैं ये कहूं कि वहां एक प्राचीन जाति रहती है जो कभी इंसानों के साथ चलती फिरती थी और उनकी बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा थी, ये सोचने वाली बात है। कौन सी जाति थी वो? कहां गई वो? क्या वो अब भी एग्जिस्ट करती है? आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में सुनने वाले हैं। साउथ इंडिया के कुछ गांवों में पहाड़ियों के ऊपर छोटी छोटी झोपड़ियां मिलती हैं, इतनी पुरानी कि उनको बनाने वाले के बारे में कोई नहीं जानता। लोक कथाओं के हिसाब से ये नागास के घर थे, छोटी हाइट के इंसानों के जैसे दिखने वाले प्राणी जिनमें रेप्टाइल्स जैसे फीचर्स थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं आप? उन्हीं जैसे फीचर्स आज भी हमें भारत के दर्जनों मंदिरों की दीवारों पर कार्व्ड मिलते हैं। हाफ ह्यूमन टॉर्सो, सर के पीछे सरपेंट का हुड, बाहों और चेस्ट पर स्केल जैसे पैटर्न्स, और आंखें लंबी, गहरी, बिल्कुल सरपेंट जैसी। और ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, ये चित्रकारों की कल्पना नहीं थी। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं थे, वो पत्थर में बले हुए रिकॉर्ड्स थे, जो लोगों ने देखा, जो उन्होंने महसूस किया और उसे ही पत्थर पर उतार दिया गया। एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, नागास का मतलब सांप। बिल्कुल नहीं, सांप तो सिर्फ जानवर होते हैं, लेकिन नागास एक बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन थी, एक प्राचीन ह्यूमनॉइड रेप्टाइलियन रेस। वो इंसानों की तरह चल सकते थे, बात कर सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस ह्यूमन कैपेसिटी से काफी आगे था। उनका नाम आपको भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, कैम्बोडिया, थाईलैंड, हर जगह मिलता है। एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही फिजिकल स्ट्रक्चर। इतनी कंसिस्टेंसी कभी मिथ या कहानियों में नहीं होती, इतनी कंसिस्टेंसी सिर्फ मेमोरी में होती है। अगर नागास इतने एडवांस थे, तो क्या वो किसी भी फॉर्म में बदल सकते थे? बर्ड, एनिमल या कुछ भी? शॉर्ट आंसर इसका है नहीं। एंशिएंट टेक्स्ट ये नहीं कहती कि नागास अनलिमिटेड शेप शिफ्टर्स थे। उनके रूप रैंडम नहीं थे, वो एनवायरमेंट बेस्ड थे, क्योंकि बायोलॉजी भी रूल्स फॉलो करती है। हर फॉर्म एनर्जी डिमांड करती है, नर्वस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है, एनवायरमेंट के हिसाब से डिजाइन होती है। इसलिए नागास के रूप लिमिटेड थे, पर परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड थे। पुराने टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ने पर और मंदिर की कार्विंग्स को समझने पर नागास के 3 फंक्शनल फिजिकल फॉर्म सामने आते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं थी, ये सर्वाइवल, इवोल्यूशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाए गए रूप थे। पहला, ह्यूमनॉइड फॉर्म, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी। नागास का मेन और डिफॉल्ट फिजिकल फॉर्म बिल्कुल इंसानों जैसा था। वो इंसानों की तरह खड़े हो सकते थे, चल सकते थे, बात कर सकते थे और सोसाइटी के बीच रह भी सकते थे। सेम हाइट, सेम पोस्चर, सेम ह्यूमन लाइक अपीयरेंस। इस रूप में कोई पूंछ नहीं होती थी, कोई विजिकल स्केल्स नहीं होते थे, कोई कोबरा हुड नहीं दिखता था। इसलिए वो इजीली ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट कर पाते थे। उनकी सरपेंट ट्रेट्स हमेशा विजिबल नहीं होते थे, वो डॉर्मेंट थे, कभी आंखों की डेप्थ में, कभी उनकी स्टिलनेस में, कभी उनकी अवेयरनेस में। और इसी रूप को मंदिरों ने बार बार कार्व किया, क्योंकि यही उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी थी। दूसरा, हाइब्रिड फॉर्म, हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट। ये उनका इंटरमीडिएट फिजिकल फॉर्म था। ऊपर का हिस्सा ज्यादातर ह्यूमनॉइड जैसा और नीचे का हिस्सा यानी स्पाइन नाग जैसा। ये फॉर्म ट्रांजिशन जोन के लिए बना था, अंडरग्राउंड पैसेजेस और हिडन सिटीज के लिए, सर्फेसेस और टनल्स के बीच स्मूथ मूवमेंट के लिए।
ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये एक अडॉप्टिव बायोलॉजिकल स्टेट था जहां दोनों स्पीशीज के ट्रेट्स एक साथ एक्टिव होते थे। और इस फॉर्म को भी कई एंशिएंट कार्विंग्स और म्यूरल्स डिपिक्ट करते हैं। तीसरा, serpent फॉर्म, स्पेशलाइज्ड सर्वाइवल मोड। नागास के एंसेस्टर्स एम्फीबियस रेप्टिलियंस थे। यहां एम्फीबियस रेप्टाइल्स का मतलब है पानी और जमीन दोनों में सरवाइव करने वाली लीनिएज, जो कि सांप जैसे होते थे। इसीलिए जब उन्हें नैरो टनल्स, डीप केव्स, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम्स, सबटेरेनियन रियांस में मूवमेंट करना होता था, तब वो फुल्ली सर्पेंट जैसी बॉडी अडॉप्ट करते थे। ये कोई मैजिक नहीं था, ये था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बात ये है कि नागास हर चीज बन सकते थे, ये कहानी अट्रैक्टिव लगती है, पर सच ये है कि उन्हें हर चीज बनने की जरूरत ही नहीं थी। 3 रूप, 3 एनवायरमेंट्स, एक कंप्लीट सिस्टम। टेक्स्ट एक चीज क्लियर बताते हैं, नागास की एबिलिटीज सुपरनैचुरल नहीं थी, सुपर कॉन्शियस थी। वो थॉट्स रीड कर सकते थे, वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो अपनी अपीयरेंस शिफ्ट कर सकते थे, वो डर को सेंस कर सकते थे। उनकी लाइफ स्पैन्स काफी लंबी होती थी और वो हिडन टनल्स और अंडरग्राउंड सिटीज के गार्जियंस थे। महाभारत से लेकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स तक हर जगह ये एक ही तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं। ऐसे सिग्नल्स कभी फिक्शन नहीं होते, ये पुराने जमानों की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान हमेशा नागास के साथ दिखाई जाते हैं? जैसे शिव जी गले में वासुकी, विष्णु जी शेषनाग पर सवार, बुद्धा मकुलिंडा के हुड के नीचे, देवी सर्पेंट पेल्ट्स एंकलेट्स, पतंजलि हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट। ये सिंबॉलिज्म नहीं, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। पर क्यों? क्योंकि नागास कॉन्शियसनेस के मास्टर्स थे। योगा, कुंडलिनी, एनर्जी साइंसेस, ये सब उनकी लीगेसी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान इंसानों तक कैसे पहुंचा? एक एक करके देखते हैं। योगा, पतंजलि जो कि फादर ऑफ योग सूत्रास है। ट्रेडिशनल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पतंजलि जी का जन्म एक नागा के रूप में हुआ था, मतलब योगिक विजडम डायरेक्ट सर्पेंट लीनियज से आई। कुंडलिनी सर्पेंट एनर्जी इमेजरी, नागा कल्चर का सिंबल था। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अवेकनिंग को सर्पेंट राइज के फॉर्म में समझाया गया। मेडिसिन एंड आयुर्वेद, आयुर्वेद में नाग विद्या नाम का पूरा एनर्जी साइंस सेक्शन था। बुद्धिज्म, बुद्धा को एनलाइटमेंट के बाद नागा किंग्स ने टीचिंग्स दी। ग्लोबल कल्चर्स, इजिप्ट, ग्रीस, सुमेरिया, हर जगह सर्पेंट को साइंस, मेडिसिन, हीलिंग का सिंबल माना गया है। पर क्यों? क्योंकि प्राचीन दुनिया जानती थी कि सारा ज्ञान सर्पेंट से आया है। इसका मतलब हम जो आज स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन और साइकोलॉजिकल साइंसेस के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ एक एंशिएंट नागा सिविलाइजेशन है। तो फिर वो कहां गए? अचानक से एक समय के बाद वो गायब होने लग गए। ट्रेडिशंस के हिसाब से वो इनर अर्थ रियल्म्स में चले गए। कुछ अंडर वाटर टनल सिटीज में शिफ्ट हुए, तो कुछ हिमालय की डीप केव्स में बेस बनाकर बैठे हैं, तो कुछ हायर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ अपने ओरिजिनल दुनिया में वापस चले गए। यानी वो मरे नहीं, वो रिलोकेट हुए, वो हमारे इंटरैक्शन से गायब हुए हैं बस। और जिस दिन इंसान का कॉन्शियसनेस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, शायद फिर से उनका संपर्क पॉसिबल हो। अब आखिरी सवाल, इतने सारे मंदिर, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे टेक्स्ट्स एक ही जाति को क्यों डिस्क्राइब करते हैं? हाफ ह्यूमन हाफ सर्पेंट, रेप्टिलियन आइज, एडवांस कॉन्शियसनेस। क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, या फिर हमने अपनी हिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर कहीं खो दिया है? एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम अकेले नहीं थे, एक ऐसी जाति के साथ रहते थे जो हमसे ज्यादा एंशिएंट, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कॉन्शियस थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये है ब्राइट मिरर्स, जहां हर हफ्ते हम एक एंशियंट स्टोरी, एक फॉरगॉटन सिंबल और एक टाइमलेस आइडिया को डिकोड करते हैं, ताकि समझ सकें कैसे पुरानी कहानियां हमारे मॉडर्न लाइफ को रोशनी देती हैं। धन्यवाद।